हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। सत्यजीत राय की कहानी प्रोफेसर शंकु और लाल मछली का रहस्य। 13 जनवरी। पिछले कई दिनों जिक्र करने लायक कोई घटना नहीं घटी, इसीलिए डायरी नहीं लिखी। आज एक स्मरणीय दिन है, इसलिए कि आज मेरा लिंगू आग्राफ बन गया। इस यंत्र से किसी भी भाषा की बात रिकॉर्ड होकर महज 3 मिनट में उसका बंगला अनुवाद छपकर निकल जाता है। मुझे यह जानने की बड़ी ललक थी, जानवरों की भाषा का कोई मतलब होता है या नहीं। आज अपने बिल्ले न्यूटन की कुल 3 म्याऊं को रिकॉर्ड करके उसके 3 मतलब निकाले। एक में बोला दूध चाहिए, एक में मछली चाहिए, एक में चूहा चाहिए। तो क्या बिल्लियाँ भूख लगे बिना बोलती नहीं? और 2 तरह की म्याऊं रिकॉर्ड किए बिना ये जानने का उपाय नहीं। मछली की चर्चा आते ही आज एक बंगला अखबार में जो एक खबर छपी है, ये सच है कि झूठ नहीं जानता, उसकी याद आ गई। वो खबर यदि मनगढ़ंत भी हो तो गढ़ने वाले की कल्पना शक्ति की तारीफ करनी चाहिए। वह खबर यहाँ दिए दे रहा हूँ। गोपालपुर, 10 जनवरी। स्थानीय संवाददाता के एक विवरण से गोपालपुर के समुद्र तट की एक आश्चर्यजनक घटना प्रकाश में आई है। उस विवरण में ये कहा गया है कि कलनोलिया वर्ग के कुछ मछुआरे जाल डालकर जब उसे खींचकर ऊपर लाए तो जाल में से लाल रंग की 20-25 मछलियाँ कूदती हुई फिर से समुद्र के पानी में गायब हो गई। नूलिया लोगों में से कोई भी यह नहीं बता सका कि ये किस तरह की मछली है, और जाल में से निकलकर मछली का यो भाग जाना भी उनके अनुभव में सर्वथा नया था। मेरे पड़ोसी अविनाश बाबू ने समाचार को पढ़कर कहा, बस ये तो इब्तदा है, अब देखिएगा मछली ही बंसी डालकर ज़मीन से आदमी को फंसा फंसा कर फ्राई करके खा रही है। जलचर, थलचर और नभचर, इन्हीं 3 वर्गों के जीवों पर आदमी आज तक जुल्म ढाता चला आ रहा है। किसी न किसी दिन उसका फल भोगना पड़ेगा। इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? मैं तो साहब अरसे से वैष्णवी भोजन की सोच रहा हूँ। अविनाश बाबू की आखिरी बात झूठी थी, और कुछ न सही कम से कम हिल्सा मछली की गंध मिल जाने पर अविनाश बाबू और मेरे न्यूटन में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। ये मैंने अपनी आंखों देखा है बहुत बार, मगर अविनाश बाबू कुछ बड़ा चढ़ाकर बोलते ही है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। आज सर्दी ज़रा ज़्यादा ही पड़ी है, ये भी एक घटना है। अपनी प्रयोगशाला के थर्मामीटर में सवेरे देखा 42 डिग्री फ़ारेनहाइट। गिरिडीह में ज़माने से ऐसी सर्दी नहीं पड़ी। मेरी एयर कंडीशनिंग गोली अच्छा काम कर रही है। कमीज़ की ऊपर वाली जेब में एक गोली रख लेता हूँ, गर्म कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। 16 जनवरी। आज के स्टेट्समैन के पहले पृष्ठ पर जो एक खबर छपी है, उसका हिंदी तर्जुमा यहाँ दे रहा हूँ। वॉल्टेयर, 14 जनवरी। एक स्थानीय समाचार से ये जाना गया कि कल सवेरे नाइजीरिया का एक युवक नहाते हुए एक मछली के काटने से जान से हाथ धो बैठा। लार्स कर्नस्टाट नाम का 28 साल का यह जवान अपने एक मित्र मद्रासी परमेश्वर के साथ नहाने के लिए पानी में उतरा था। अचानक भारतीय युवक ने अपने मित्र की चीख सुनकर मुड़कर उसकी ओर ताका। देखा, बित्ता भर की एक लाल मछली कर्नस्टाट के गले में दांत गड़ाए लटकी हुई है। परमेश्वर जब तक लपक कर अपने मित्र के पास पहुंचा, वो मछली पानी में गायब हो चुकी थी। कर्नस्टाट तुरंत बेहोश हो गया। उसे खींचकर सूखी रेती तक लाते लाते उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। बहरहाल वॉल्टेयर के समुद्र में नहाने की मनाही कर दी गई है। पहले गोपालपुर, फिर वॉल्टेयर। दोनों मछलियाँ एक ही जाति की लगती है। ये तो दोनों ही खबरों को गप कहकर उड़ा दिया जा सकता है, या फिर दोनों पर विश्वास करना चाहिए। आज तमाम दिन मछलियों के बारे में पढ़ा। जितना ही पढ़ा, इन दोनों घटनाओं की अस्वाभाविकता उतनी ही समझ में आई। सवेरे इस खबर को पढ़कर बैठक में बैठा सोचने लगा। इसी मौके से एक बार गोपालपुर घूम आता तो बेजा नहीं था। ऐन वक्त पर अविनाश बाबू कूदते हाफते हुए आ धमके,
और अपने हाथ के अखबार को मेरी नाक के सामने हिलाते हुए बोले, पढ़ लिया जनाब? पढ़ा? क्या कहा था मैंने? आदमी के खिलाफ अभियान ऑलरेडी शुरू हो गया। मैंने कहा, तो मैं ये कहूँगा कि अभियान मेरे खिलाफ नहीं, आपके खिलाफ है, क्योंकि मैं नाम मात्र को भी मांस मछली नहीं खाता और आपको 2 जून 5 टुकड़ी मछली हुए बिना नहीं चलता। अविनाश बाबू धप से सोफे पर बैठ गए, अखबार को बगल में फेंक कर बोले, क्या खूब कहा आपने। मछली के बगैर लोग जीते कैसे हैं नहीं जानता। मैंने इस पर कुछ नहीं कहा, बस पूछा, समुद्र देखा है? अविनाश बाबू ने अपने गुल्लूबंद को और अच्छी तरह से गले में लपेटते हुए कहा, दूर, समुद्र क्या हाथी, जाऊं जाऊं करते करते पूरी तक तो जाना नसीब नहीं हुआ। बात दरअसल क्या है बताओ? समुंदर की मछली मुझे रुचती नहीं और मैंने सुना है वहाँ वही सब खाना पड़ता है। मेरे गोपालपुर जाने का इरादा सुनकर भले आदमी ज़रा चुप रहकर बोले, आपके साथ लटक जाऊं क्या? 60 से ज़्यादा उम्र हो गई, आज तक समुद्र नहीं देखा, मरुभूमि नहीं देखी, खांडली पहाड़ के सिवाय पहाड़ नहीं देखा। आखिर मरते वक्त अफसोस करके मरना होगा क्या? मैंने गोपालपुर जाना एक प्रकार से तय कर लिया। इस अनोखी मछली का पता न भी चले तो एकांत में मेरे लिखने पढ़ने का काम बहुत कुछ आगे बढ़ जाएगा और जलवायु परिवर्तन भी हो जाएगा। 21 जनवरी, 2 दिन हुए गोपालपुर आया हूँ। आखिर अविनाश बाबू ने मेरा पीछा पकड़ा, लेकिन मैं होटल में ठहरा और वह वही के एक बंगाली सज्जन के पेइंग गेस्ट होकर रहे। आदमी ज़रा वैसे से है, इसीलिए ये इंतज़ाम। बोले, उन सब अंग्रेज़ी होटलों में क्या कहकर किस चीज़ का मांस खिला देते हैं, उससे पैसा देकर हिंदू के घर में रहना अच्छा है। अपने नौकर प्रहलाद को छोड़ आया हूँ, लेकिन न्यूटन को साथ ले आया हूँ। वह यहाँ आकर केकड़ों के पीछे खूब पड़ गया है। अभी तक लाल मछली का कोई पता नहीं चला। यहाँ के भले लोगों में से किसी ने वह मछली नहीं देखी। जिन नूलियों के जाल में वे फंसी थी, मैंने उनसे बातें की। उन लोगों ने तो कहा ऐसी घटना उनकी 7 पुश्तों में कभी नहीं घटी। जाल खींचते समय उनके पानी में रहते ही उन लोगों ने मछली का अनोखा रंग देखकर समझा था कि ये कोई नई किस्म की मछली फंसी है। जाल को ज़मीन पर खींचकर खोलते ही और मछलियों की भीड़ में से वे लाल मछलियाँ एक ही साथ उछली और कूदती हुई पानी में जा गिरी। उनका कूदना बहुत कुछ मेंढकों जैसा था और वो पूंछ पर टिककर बिल्कुल खड़े होकर। नूलियों ने शायद यह भी देखा था कि मछली की पूंछ 2 हिस्सों में बटी थी और पाव सी हो गई थी। काश कोई कैमरा वाला आदमी उस समय रहा होता। मैं अपने साथ कैमरा ले आया हूँ, काम के कुछ अन्य औजार भी लाया हूँ। पता नहीं इनके उपयोग का मौका लगेगा या नहीं। मेरा इरादा यहाँ सिर्फ 7 दिन रहने का है, इसी अरसे में जो हो जाए। कल होटल में एक जापानी सज्जन आए हैं। डाइनिंग रूम में परिचय हुआ। नाम है हामाकुरा। टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलते हैं, बड़े कष्ट से समझना पड़ता है। भाग्य से मैं अपना लिंगुआग्राफ लेता आया था। इससे 2 काम हुए। भले आदमी से मज़े में बातचीत की जा सकती है और उन्होंने भी मेरी वैज्ञानिक प्रतिभा को अच्छी तरह से जान लिया है। वह काम क्या करते हैं ये नहीं जान पाया था। इस विषय में पूछने पर वह उल्टा प्रश्न कर बैठते थे। इतना छिपाने का क्या कारण हो सकता है, नहीं समझ पाता। कल तीसरे पहर मेरी तरह वह भी समुद्र के किनारे टहलने के लिए गए थे। अक्सर ही मैंने देखा, रुक रुक कर वह एकटक समुद्र की ओर ताक रहे हैं। सुना है जापान में मोती का व्यापार होता है और जापानी मोती का नाम है। वह क्या इसी धंधे के सिलसिले में आए हैं? 23 जनवरी, परसों रात से ही तरह तरह की घटनाएं घटने लगी है। जापानी सज्जन भी मेरे ही समगोत्री, यानी वह भी वैज्ञानिक है। और उनके गोपालपुर आने का क्या मतलब है, इन बातों का पता कैसे चला, पहले ये बता दूं। कल सवेरे रोज़ की तरह समुद्र के किनारे जाकर नलियों का जाल खींचना देख रहा था। जाल में एक प्रकार का समुद्री जीव ऊपर आया। किताब में इसकी तस्वीर देखी थी पर नाम नहीं याद आ रहा था। उसका कोई स्थानीय नाम है या नहीं, नूलियों से पूछने ही जा रहा था कि पीछे से हामाकुरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। रायन फिश, वास्तव में लायन फिश।
मैंने खासा अवाक सा होकर कहा। आपको इन बातों में रुचि है? क्यों? वह सज्जन जरा हंसकर बोले, यही मेरा पेशा है। मैं 25 साल से सामुद्रिक प्राणी तत्व पर गवेषणा कर रहा हूँ। यह जानकर मैंने फिर से उनके गोपालपुर आने का कारण पूछा। हामापुरा ने बताया, वह सिंगापुर से आ रहे हैं। वही समुद्र के किनारे गवेषणा कर रहे थे। एकाएक एक दिन वहाँ गोपालपुर में जामुपीनी फिश की खबर पढ़कर उसे देखने की आशा में यहाँ चले आए। जामुपीनी से मतलब जंपिंग का है, यह समझने में कठिनाई नहीं हुई। जापानी लोग संयुक्ताक्षर को तोड़कर किस तरह से दो अलग अक्षरों की तरह उच्चारण करते हैं, ये मैं इन कई दिनों में जान गया हूँ। हलंत भी उनकी भाषा में नहीं है और न ही ल का प्रयोग। हामाकुरा के उच्चारण में इसीलिए सिंगापुर और गोपालपुर का उच्चारण हुआ सिंगापुरो और गोपालपुरो, और मैं हो गया पोरोफेसरो शोनोको। जो भी हो, मैंने भी हामाकुरा से बताया, गोपालपुर आने का मेरा भी एक ही उद्देश्य है, लेकिन जो रवैया देख रहा हूँ उससे लग रहा है कि आने का कोई ख़ास लाभ नहीं होगा। हामाकुरा मेरी बात सुनकर क्या कहने चाह रहा था पर नहीं बोला। शायद हो कि भाषा के अभाव से ही उसका कहना अटक गया। शाम के समय हम लोग रोज़ बरामदे पर बैठे रहते हैं। बरामदे से एक डग उतरते ही रेत, और रेत पर 100 गज चलते ही समुद्र। कल तीसरे पहर मैं और हामाकुरा अगल बगल डेक चेयर पर बैठे थे और एक आरा मछली का दांत खरीद लाकर अविनाश बाबू कह रहे थे कि इसे घर में रखने से चोर नहीं आता। ऐसे में एक अजीब बात हो गई। सांझ की धुंधली रोशनी में साफ ही देखा कि समुद्र के बीच से जाने कैसी सी चीज़ निकली और दूसरे ही क्षण उसके ऊपर एक हरी रोशनी जल उठी। अपनी जापानी भाषा में जाने क्या बोलकर हामाकुरा अपने कमरे में उछलकर चला गया। उसके बाद उस कमरे से खट खट पी पी आदि तरह की आवाज़ आने लगी। देखा कि वह हरी रोशनी जलती है और बुझती है। उसके बाद एक समय वह जलती ही रह गई, बुझी नहीं। इधर अविनाश बाबू उत्तेजित हो उठे, बोले, ये तो गोया बायोस्कोप देख रहा हूँ साहब, ये हो क्या रहा है? सो तो कहिए, वो कौन सी चीज़ है? इतने में हामाकुरा कमरे से निकल आया। उसे देखकर लगा कि वो बड़ा निश्चिंत सा लग रहा है, खुश भी। हरी रोशनी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, माई शिप टू गो डाउन आनुदा उआता। समझ गया, वह सबमरीन जैसा कच्छ है, अंडर वाटर यानी समंदर के नीचे चलता है। मैंने पूछा, उसमें कौन है? हामाकुरा ने कहा, ताना का माई फ्रेरेनोदो, योर फ्रेंड। हामाकुरा ने बार बार सिर हिलाकर कहा, ओई तू सानितिस गो डाउन टू सुतादी राइफ अनुदा हुआ था, यानी हम दोनों साइंटिस्ट हैं, गो डाउन टू स्टडी लाइफ अंडर वाटर। समझ गया कि ताना का हामाकुरा का सहयोगी है। वे दोनों एक साथ समुद्र के अंदर उतरकर समुद्री जीवों के बारे में खोजबीन करते हैं। अब साफ देखने में आया कि जहाज़ हम लोगों की तरफ बढ़ाया है और उसकी रोशनी क्रमशः तेज़ हो रही है। हामाकुरा बरामदे से बालू पर उतरा और समुद्र की ओर जाने लगा। हम दोनों ने उसका पीछा किया। जहाज़ के बारे में बड़ी उत्सुकता हो रही थी। समझ गया कि हामाकुरा इतने दिनों से इसी का इंतज़ार कर रहा था। बालू पर से चलते हुए अविनाश बाबू ने फुसफुसाकर मेरे कानों में कहा, मुझे आशा है अपने बचाव के लिए आपके पास हथियार आदि है मुझे, लेकिन इनके रवैये अच्छे नहीं लग रहे हैं। या तो ये गुप्तचर है या स्मगलर, ये मैं कह देता हूँ। पानी पर से वह सबमरीन जिस तरह से चला आया उससे समझा एम्फीबियन है, यानी पानी पर भी चलता है और ज़मीन पर भी। पूरी का समुद्र तट रहा होता तो इस जहाज़ को देखने के लिए हज़ारों आदमी जमा हो गए होते, लेकिन गोपालपुर में इस जहाज़ के आने की बात को जाना केवल मैंने और हामाकुरा ने। आकार में वह जहाज़ हमारे होटल के कमरे से ज़्यादा बड़ा नहीं था। बनावट में मछली से उसकी बहुत कुछ समानता है। गो की मैं उसका चिपटा है। नीचे 3 पहिए, 2 और 2 डैने, और पूँछ की तरफ एक पतवार सा देखा। कंधे पर जो डंडा सा है वो पानी के अंदर पेरिस्कोप का काम करता है। इसी डंडे के ऊपरी हिस्से के पास वह हरी रोशनी है।
पानी को पार करके किनारे के पास पहुंचते ही जहाज़ रुका। उसकी दोनों बगल से कांटे जैसी दो चीज़ें निकली। वो बालू में कुछ गहराई तक उड़ गई। उसने जहाज़ को सखी के साथ मिट्टी से अटका दिया। समझ गया अब वह हलकोरे से भी नहीं हटेगा। उसके बाद देखा जहाज़ के एक ओर का दरवाज़ा खुल गया। उसके अंदर से चश्मा पहने एक नाटे कद का गोल मटोल खुश मिजाज आदमी उतर कर उसने हामाकुरा से हाथ मिलाया। फिर हमारी तरफ मुड़कर बार बार घुटने झुकाकर अभिवादन करने लगा। इसी बीच हामाकुरा ने अपने सहयोगी से हमारा परिचय करा दिया। अविनाश बाबू ने फुसफुसाकर कहा, मैं तो यही जानता था कि अति भक्ति चोर का लक्षण है। ये सज्जन बार बार इतना झुक क्यों रहे हैं, बताइए। मैंने भी फुसफुसाकर कहा, जापान में चोर छिचोरे साधु सन्यासी सभी इसी तरह से झुकते हैं, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं। समुद्र से होटल आया तो सारी बातें साफ साफ मालूम हुई। तानाका सिंगापुर में हामाकुरा के साथ था। वो गोपालपुर तक तमाम रास्ता समुद्र के नीचे ही नीचे आया है। हामाकुरा आकाश मार्ग से और स्थल पर होकर आया है। गोपालपुर को केंद्र बनाकर वे दोनों समुद्र के नीचे उस लाल मछली की खोजबीन करेंगे। मैंने पूछा, मिस्टर तानाका पानी के नीचे नीचे इतनी दूर तक आए, उन्होंने क्या वो लाल मछली एक भी नहीं देखी? तानाका हामाकुरा से भी कम अंग्रेजी वो जानते थे। मैं अपने लिंगुआग्राफ की मदद से जान सका कि उन्हें लाल मछली का कहीं कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन दूसरे जल जीवों में उन्होंने एक अजीब हलचल सी देखी। रंगून के पास से गुजरते हुए उन्होंने बहुत सी मरी हुई मछलियाँ भी देखी। उनमें से कुछ हंगर और कुछ सोंस भी थे। इसका कारण तानाका कुछ भी नहीं समझ सके, लेकिन उन्हें ऐसा ख्याल हुआ कि लाल मछली न सही किसी जलचर प्राणी का उत्पात ही इन मौतों का कारण है। तानाका थके हुए थे, इसीलिए उस समय प्रश्न करके उन्हें तंग नहीं किया गया। अविनाश बाबू मेरे कमरे में आकर बोले, समुद्र के नीचे नीचे मज़े से में घूमते फिर रहे हैं, ये तो बड़ी अनोखी बात है। देखते देखते क्या नहीं हुआ। भले आदमी को यह नहीं मालूम है कि सबमरीन नाम की एक चीज़ का बहुत पहले ही आविष्कार हो चुका है। लोग तभी से पानी के नीचे नीचे घूम रहे हैं। हाँ, पहले बहुत ज़्यादा गहराई तक उतरना संभव नहीं था। वो शायद जापान के बनाए जहाज़ से संभव हुआ है। अविनाश बाबू ने कहा, सुनते हैं इस जगह से बहुत जल्दी ही मन उबने लगता है, लेकिन अब लग रहा है कि मन लग जाएगा। मैं एक खासे रोमांच का अनुभव कर रहा हूँ। इतने पास से दो दो जापानियों को एक साथ देख पाऊँगा, ये कभी सोच भी नहीं सका था। मगर ये मछली वछली की बात पर मुझे यकीन नहीं आता है साहब। लाल मछली, ये लाल मछली भी कोई नई चीज़ है भला? गिरिडीह में अपने मित्र के यहाँ ही तो एक गमले में भरी हुई कितनी तरह की मछलियाँ हैं, लाल नीली, और कूदकर चलना ही ऐसी क्या आश्चर्य की बात है। कवई मछली को कान से चलते नहीं देखा है आप लोगों ने? वह भी तो एक प्रकार से कूदना ही हुआ। अविनाश बाबू के चले जाने के बाद खा पी करके 2-1 घंटा एक लेख लिखने के काम को कुछ आगे बढ़ाकर फिर बाहर बरामदे पर जा खड़ा हुआ। रात के 9 बजे से बिजली की गड़बड़ी से बत्तियां गुल हो गई थी, इसीलिए बहरा आकर कमरे में मोमबत्ती दे गया था। बाहर निकलने पर देखा सब सुनसान अंधेरा। बरामदे के दूसरे छोर पर तानाका और हामाकुरा के कमरे थे। अगल बगल वे दोनों ही कमरे अंधेरे थे, शायद दोनों सो गए थे। बड़ी दूर से जाने कहाँ से ढोल की आवाज़ आ रही थी। शायद हो कि नोलियों का कोई पर्व त्योहार हो। उसके सिवाय और जो शब्द था वह समुद्र की लहरों का निश्वास। मैं बरामदे से बालू पर उतरा। अभी भी चांद नहीं निकला था। हल्की सी आहट हुई। मुड़कर देखा, न्यूटन कमरे से बरामदे में निकल आया है। उसकी नज़र समुद्र की ओर थी। रोए खड़े हुए थे और पूँछ फूल कर ऊँची उठाई थी। मेरी भी नज़र समुद्र की ओर गई। चूँकि समुद्र के पानी में फास्फोरस होता है, इसीलिए वह अंधेरे में भी साफ दिखता है। लेकिन उस समय फास्फोरस की उस नीली सी आभा के अलावा भी दूसरी एक रोशनी दिखाई पड़ी। ये रोशनी जलते हुए कोयले जैसी लाल थी, और वह लाल आभा किनारे से लगी यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक नज़र जाती है, चली गई थी। आभा स्थिर भी नहीं थी, हिलती थी, चलती सी लग रही थी, आगे पीछे आ जा रही थी। उस लाली की तरफ देखकर न्यूटन गुरगुर करने लगा। मैंने जाकर झट उसे गोदी में उठा लिया। अपना सुपर टॉर्च लगा बाइनोकुलर लेकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके फिर बरामदे पर आया।
टॉर्च को जलाकर लाल आभा को निशाना बनाकर बायनोकुलर को आंखों में जैसे ही लगाया कि आंखें चौंधियाने वाला एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई पड़ा। कतार की कतार सीधे खड़े, देखने में मछली जैसे कोई जीव, उनमें से हर एक के बदन से लाल आभा छिटक रही थी। वे जैसे कौतूहल से सूखे की ओर ताक रहे थे। लेकिन ये दृश्य मिनट भर से ज़्यादा देखने का सौभाग्य नहीं हुआ। मेरी रोशनी की वजह से या और किसी कारण से पता नहीं, सारी मछलियाँ एक ही साथ हठात पानी में चली गई। उसी के साथ दूर तक फैली आग की वह लकीर भी गायब हो गई। सिर्फ फॉस्फोरस की नीली आभा ही रह गई। मैं और भी कुछ देर तक समुद्र की ओर ताकते रहने के बाद धीरे धीरे सोचता हुआ अपने कमरे में चला आया। ये कैसे अजाने और अजूबे जीव का आविर्भाव हुआ? इतने दिनों तक ये कहाँ थे? इन्हीं में से एक के काटने के कारण वॉल्टेयर में एक आदमी की जान गई। तो क्या ये सब आदमी के दुश्मन हैं? तानाका ने जिन मछलियों को समुद्र के नीचे मरा हुआ देखा, उनकी मौत के कारण भी यही है क्या? रात काफ़ी हो चुकी थी। कमरे में आकर सो गया। अच्छी नींद नहीं आई। उसकी एक वजह न्यूटन का बार बार गुर्राना था। सवेरे अपने जापानी मित्रों को रात वाली घटना बताई। तानाका बोला, तो लगता है हमें ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। वह सब बेशक आस ही पास है। मैंने ज़रा आगा पीछा करके आखिरकार अपने मन की बात कह दी थी। आप लोगों के उस जहाज़ में 2 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, हामाकुरा ने कहा। हम लोग 6 आदमी तक उस जहाज़ से नीचे गए हैं, लेकिन ज़्यादा दिन अंदर रहना हो तो 4 जने से ज़्यादा को नहीं ले जाना ही ठीक है। मैंने कहा, आप लोगों को ऐतराज़ ना हो तो मैं अपने बिल्ले को लेकर आपके साथ चलना चाहता हूँ। अपने खाने पीने का प्रबंध हम कर लेंगे, आपको नहीं सोचना होगा। हामाकुरा न सिर्फ राज़ी हुआ बल्कि खुश भी हुआ। तानाका ज़रा पुरमजाक आदमी है, बोला, आपका यह यंत्र साथ में रहे तो शायद मछलियों की भाषा समझ में आ जाए। तय पाया कि कल यानी दूसरे दिन सवेरे हम लोग रवाना होंगे। उन लोगों के पास 7 दिन की खुराक थी। उतने दिनों तक हम लोग लगातार समुद्र के नीचे घूम सकेंगे। खुशकिस्मती थी कि गोपालपुर आया था और सौभाग्य से ही हामाकुरा यहाँ आया था। समय मिलता तो ऐसा एक जहाज़ बना लेना मेरे लिए नामुमकिन नहीं था, मगर बहरहाल जापानियों के जहाज़ के लिए भगवान को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सका। हमारे होटल की मैनेजर एक स्विस महिला थी। उससे कहा, हमारे ये कमरे और किन्हीं को न दिए जाए। इस भद्र महिला जैसा कौतूहल विहीन आदमी मैंने नहीं देखा। हम लोगों की ऐसी उत्तेजना, इतनी कल्पना जल्पना, यहाँ तक कि पिछली रात लाल मछलियों के निकालने की सुनकर भी वो ज़रा भी विचलित न हुई, या यूँ कहे उसे ज़रा भी कौतूहल नहीं हुआ। वो बोली, जितने दिनों तक रह चुके हो उसका किराया चुका देने से जो कई दिन नहीं रहोगे उसका किराया मैं नहीं जोड़ूंगी। मैं ये किराया भी इसीलिए ले लेना चाहती हूँ कि कहीं समुद्र के पेट में ही तुम लोगों की समाधि ना हो जाए। अजीब थी वह स्त्री। दोपहर में अविनाश बाबू आए। मुझे सामान सहजते देखकर बोले, क्यों जनाब, लौटने का मंसूबा गांठ रहे हैं क्या? अजी अभी अभी तो खेल जमा है। मैं अविनाश बाबू के बारे में ज़रा किंतु परंतु कर रहा था, लेकिन ये भी सोच रहा था कि अभी अविनाश बाबू के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने इसी बीच 2-1 बंगाली सज्जनों से काफ़ी घनिष्ठता कर ली है, इसलिए ये भी नहीं कि मैं उन्हें अथाह मझधार में छोड़े जा रहा हूँ। मैंने अपनी तैयारी का कारण जो बताया तो अविनाश बाबू ज़रा देर के लिए गुम हो गए। उसके बाद एक बारगी हाथ पैर पटक कर बोले, भीतर ही भीतर आपने ये मंसूबा कर रखा था। आप तो अच्छे खुदगर्ज आदमी हैं जनाब। यह प्रिविलेज सिर्फ आपको ही क्यों मिलेगा? आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, मगर मछलियों की जानकारी आपको क्या है? मैं तो फिर भी मछलीखोर हूँ, चाहकर मछली खाता हूँ, और आप तो प्रैक्टिकली मछली खाते ही नहीं। मैंने किसी प्रकार से उन्हें रोकथाम कर कहा, यदि आपको भी अपने साथ कर लूँ तो आप खुश होगे? बेशक, ऐसा मौका हाथ से कौन जाने देता है। मेरी बीवी नहीं है, बाल बच्चे नहीं हैं, आखिर मुझे बंधन काहे का है? इससे आखिर कुछ करना होगा। लोगों को कम से कम ये कह सकूँगा कि फॉरेन गया था, सो वो मछली का मुल्क था कि आदमी का, ये कहने की क्या ज़रूरत है? हामाकुरा को अविनाश बाबू के बारे में कहा
तो वह भर मुंह हंसकर बोला, वी जापनी तू यू वेनेगारी तू पारुफिकी तू, यानी हम 2 जापानी तुम 2 बंगाली, परफेक्ट। कल सवेरे हम लोगों का अभियान शुरू होगा। भाग्य में क्या है भगवान जाने, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये सुअवसर खोना गलत होगा। और चाहे जो हो, एक नई दुनिया देखी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 24 जनवरी, ठीक 12 घंटे पहले हम समुद्र के नीचे उतरे हैं। यहाँ डायरी लिखने का सुयोग सुविधा होगी या नहीं पता न था। गया तो देखा बड़े आराम से हूँ। इंतज़ाम इतना अच्छा था और थोड़ी ही जगह में केबिन को इतने ढंग से प्लान करके बनाया गया था कि ज़रा देर के लिए भी भीड़ की घुटन नहीं महसूस हुई। सांस लेने की कोई तकलीफ़ नहीं। खाने पीने का इंतज़ाम जापानी था, वो मुझसे नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने अपनी वटिका इंडिका की एक गोली से ही काम चला लिया। मेरी बनाई हुई ये गोली एक ही खा ले तो दिन भर का खाना हो जाता है। जापानी लोग कच्ची मछली खाना पसंद करते हैं, ये लोग भी वही खा रहे थे, इसीलिए न्यूटन को बड़ी सुविधा हो गई थी। अविनाश बाबू ने आज साग भाजी खाई, एक प्याला जापानी चाय का पिया। मैं समझ गया, इससे न तो उनका पेट भरा न मना कहा। कल एक गोली मेरी वाली ही खा लेंगे। गो की मुझे मालूम है, मेरी इस गोली का उन्हें ज़रा भी विश्वास नहीं है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब से यहाँ आया हूँ मेरे मन में खाने की बात ही नहीं आती, क्योंकि मेरा सारा मन केबिन की उस तिकोनी खिड़की पर लगा था। जहाज़ की एक बड़ी ही तेज़ रोशनी ने बाहर प्रायः 50 गज की दूरी तक को प्रकाशमान कर दिया था, और उस रोशनी से एक अनोखी पल पल बदलती हुई दुनिया ने मुझे दंग कर दिया था। 10 मिनट हुए, हमारा जहाज़ रुका। तानाका और हामाकुरा पनडुब्बे की पोशाक पहनकर कुछ सामुद्रिक उद्भिदों के नमूने जमा करने के लिए केबिन से निकल गए थे। उनके इस चले जाने का मौका पाकर मैं डायरी लिखे ले रहा हूँ। अविनाश बाबू ने कहा, आपको वो पोशाक पहना दे तो आप बाहर निकल सकते हैं। मैंने कहा, क्यों नहीं निकल सकूँगा? उसमें तो बहादुरी की कोई बात नहीं है। पानी के अंदर आसानी से चल फिर सकने के लिए ही तो वो पोशाक है। आपको पहना दे तो आप भी चल फिर सकते हैं। अविनाश बाबू ने अपने दोनों हाथों से दोनों कान मलते हुए कहा, माफ़ कीजिए साहब, किसी बात की सीमा भी होती है। मैं इसी तरह मज़े में हूँ, चाहकर ओ बेब करने का शौक़ मुझे नहीं चल रहा है। सवेरे से हम लोगों ने समुद्र के नीचे कोई 25 मील का चक्कर काटा। किनारे से खूब ज़्यादा दूर नहीं गए, क्योंकि मछलियाँ जब जाल में फंसी थी और परसों रात को भी जब उन्हें ज़मीन के ऊपर आते देखा, वे आसपास ही है, ये अंदाज़ किया जा सकता है। हम लोग ज़्यादा गहराई में भी नहीं गए, क्योंकि 3-3.5 हज़ार फुट के नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, इसीलिए वहाँ मछलियाँ प्रायः रहती ही नहीं हैं। कम से कम रंगीन मछलियाँ तो नहीं ही, क्योंकि सूरज की रोशनी ही मछलियों के रंग का कारण होती है। इन 12 घंटों में कैसी कैसी कितनी अजीब मछलियाँ और उद्भिद देखे, उसका कोई लेखा ही नहीं। 10 फुट नीचे पहुँचते ही जेलीफिश किस्म की मछलियाँ देखने को मिली। वह सब भी मछलियाँ हैं। अविनाश बाबू ये विश्वास ही नहीं करेंगे। कहने लगे, पूँछ नहीं, माथा नहीं, चोये नहीं, गल्फरा नहीं, यो ही मछली कहिएगा। प्लैंकटन जातीय उद्भिद को देखकर अविनाश बाबू बोले, आप इनको भी मछली कहकर ही चलाने को तैयार है क्या? मैंने उन्हें बताया, ये सब समुद्री उद्भिद है, पेड़ पौधे, बहुत सी मछलियाँ हैं जो यही सब खाकर जीती है। अविनाश बाबू ने आंखें कपाल पर चढ़ाकर कहा, यानी कि मछलियों में भी वेजिटेरियन है? ताज्जुब है। ताना का उद्भिद संग्रह करके लौट आया और हम लोगों का जहाज़ फिर चलने लगा। झुंड की झुंड मछलियाँ हम लोगों की खिड़की के पास से जाने लगी। एक बहुत बड़ी चिपटी मछली आगे आई और बड़ी उत्सुकता से हमारे केबिन की ओर देखने लगी। जहाज़ चल रहा है और वह मछली भी उसके साथ साथ चल रही है। उसकी नज़र हम लोगों की ओर थी। न्यूटन खिड़की के सामने की टेबल पर चढ़कर कांच पर ठीक उस मछली के मुंह पर पंजा घिसने लगा। प्रायः 5 मिनट तक इस तरह से चलते रहने के बाद वह मछली बगल से निकलकर गायब हो गई। ताना का दिन में बीच बीच में ये देखने के लिए सर्च लाइट बुझा दिया करता कि स्वाभाविक रोशनी कितनी है। तीसरे पहर के बाद से रोशनी बुझाई नहीं गई। घंटे भर पहले तानाका ने कहा,
यदि 1000 फुट की गहराई में लाल मछली नहीं मिली तो हम उपकूल से और भी दूर और भी गहराई में उतरेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यह मछली बिल्कुल अंधेरे समुद्र की मछली हो, मैंने कहा। लेकिन ये तो सूरज की रोशनी में निकल सकती है, इसका सबूत तो मिल चुका है। हामाकुरा ने गंभीरता के साथ कहा, मालूम है, तभी तो इसकी जाति समझने में कठिनाई हो रही है। ये नहीं लग रहा है कि आसानी से इसका पता चल सकेगा। तानाका अपने कैमरे से दनादन समुद्री जीवों की तस्वीर खींचता चला जा रहा था। कुछ देर पहले 2 हंगर एक बारगी खिड़की के पास आ पहुंचे। उनके बाए हुए मुंह में दांतों की पात देखकर सचमुच ही डर लगता है। अविनाश बाबू से कहा, हंगर की पीठ पर वह जो तिकोने डैने से चीज़ देख रहे हैं, वह भी आदमी का खाद्य है। जी चाहे तो किसी चीनी रेस्टोरेंट में जाकर शार्क्स फिन सूप खाकर आप देख सकते हैं। अविनाश बाबू ने कहा, सो तो समझा। वैसा तो सुना है सांड की पूंछ का भी सूप बनता है, लेकिन सोच देखिए, जिसने पहली बार इसे खाकर खाद्य का सर्टिफिकेट दिया उसकी कितनी बहादुरी है। कछुए को देखकर क्या लगता है कि उसे भी खाया जा सकता है। हमारी खिड़की से बाहर उस समय कछुओं का एक जोड़ा तैरता जा रहा था। देखिए ना, पाँव देखिए, सिर देखिए, खोली देखिए, जिसे अजीबोगरीब कहते हैं, मगर खाने में कैसा स्वादिष्ट। रात के 8:30 बज रहे थे। अविनाश बाबू ने इसी बीच 2-3 बार जमाई ली। ताना का एक थर्मामीटर में पानी का ताप देख रहा था। हामागुरा नोटबुक खोलकर कुछ लिख रहा था। केबिन के रेडियो में बड़े धीमे स्वर में एक मद्रासी गीत सुनाई पड़ रहा था। आज लाल मछली का कोई पता लग सकेगा? ऐसा नहीं लगता। 25 जनवरी सवेरे 8 बजे। कल रात जो एक चंचल कर देने वाली घटना हुई उसे इसी वक्त लिख रखो। हामाकुरा और तानाका बारी बारी से जहाज़ चलाया करते हैं, क्योंकि एक आदमी के लिए यह काम ऊब का हो जाता है। मैं जिस समय की घटना लिख रहा हूँ, घड़ी में रात के 11:30 बज रहे थे। हमारा जहाज़ 700 फुट की गहराई पर जमीन से 4 हाथ ऊपर चल रहा था। कंट्रोल हामाकुरा के हाथ में था। तानाका अपने बंक पर विश्राम कर रहा था। अविनाश बाबू सो रहे थे और उनकी नाक इस जोर से बज रही थी कि बार बार लग रहा था इन्हें साथ नहीं ले आया होता तो अच्छा था। मेरी नज़र खिड़की के बाहर थी। एक इलेक्ट्रिक ईल मछली ने कुछ देर हुई हमारा साथ पकड़ा था। ऐसे में सर्च लाइट की रोशनी में देखा समुद्र के धरातल पर कौन सी चीज़ तो चकमक कर रही है। मैंने हामाकुरा की ओर देखा वह भी उस चकमक सी चीज़ की ओर देख रहा है। उसके बाद देखा स्टीयरिंग घुमाकर वह जहाज़ को उसी ओर ले जा रहा है। मैं खिड़की के करीब गया। देखा वो 4 हाथ लंबी पीतल की एक तोप है। ये अंदाज करने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि कभी वो किसी जहाज़ के साथ थी और जहाज़ के साथ ही पानी में डूब गई। तो क्या उस जहाज़ का भग्नावशेष भी यही गई है? मन ही मन एक खासी दबी हुई उत्तेजना महसूस की। तोप की शक्ल में यह साफ समझ में आया कि यह 300-400 साल पुरानी होगी। मुगल जहाज़ था या कि डच या ब्रिटिश। हामाकुरा ने जहाज़ के स्टीयरिंग को फिर घुमाया। उसके साथ ही सर्च लाइट की रोशनी भी घूम गई। उसके घूमते ही वह पड़ा हुआ जहाज़ किसी विशाल समुद्री जीव के कंकाल सा लगा। यहाँ मस्तूल, वहाँ पतवार, पिंजरे जैसा कुछ घिसा हुआ इस्पात का ढांचा, माटी में यहाँ वहाँ बिखरा हुआ धातु का भिन्न भिन्न आकार का सामान, पुराने जहाज की डूबने का तमाम सबूत बिखरा हुआ। दुर्घटना की वजह आंधी होगी, लड़ाई, पता नहीं, जानने का उपाय भी नहीं। इस बीच तानाका बिस्तर से उतरा। खिड़की के सामने खड़े होकर सांस रोके बाहर का दृश्य देख रहा था। मैंने अविनाश बाबू को जगाया। दृश्य देखकर उनकी आंखें दही बड़ा हो गई। लंगर डालकर हामाकुरा ने जहाज को माटी पर खड़ा किया। अविनाश बाबू ने कहा, ये तो गोया आख्योपन्यास का कोई दृश्य देख रहा हूँ। साहब, अपने को कभी सिंदबाद लगता है, कभी अली बाबा। अली बाबा का नाम उच्चारण करते ही मुझे एक बात याद आई। उस डूबे जहाज के साथ कुछ धनरत्न भी क्या समुद्र में नहीं डूबा होगा? व्यापारी जहाज हो तो सोने के सिक्के ज़रूर होंगे, और वे सिक्के तो जहाज के साथ ही डूबे होंगे, और वह चीज़ जंग लगकर ख़राब होने वाली नहीं। मैंने जापानियों के स्वभाव में भी गहरी उत्तेजना देखी। दोनों ने ज़रा देर तक आपस में जाने क्या बातें की। उसके बाद हामाकुरा ने कहा, वी गो आउट, यू कम। बात से मैंने समझा
जो सुबह मैं कह रहा था वही इन लोगों ने भी किया है। वे लोग एक बार चक्कर काट कर देख लेना चाह रहे थे कि वास्तव में कुछ धनरत्न है या नहीं। हम लोगों में अब तक जो बातें हो रही थी अविनाश बाबू ने समझी नहीं। एकाएक उसे भाप कर पलक मारने भर की देर में वह एक नए आदमी हो गए। रत्न, मुहर, सोना, रूपा, ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? ये भी संभव है भला? इतने दिनों से पानी के अंदर पड़ा है, बर्बाद नहीं हुआ होगा? चाहे तो हम ले सकते हैं, लेने से वो हम लोगों का हो जाएगा। उफ़ो, आप क्या कह रहे हैं? कह क्या रहे हैं आप? मैंने अविनाश बाबू को ज़रा शांत करते हुए कहा। इतने जोश में मत आइए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो महज अंदाज है हम लोगों का। है या नहीं है ये दोनों जाकर देखेंगे। सिर्फ वही दोनों क्यों, हम लोग नहीं जाएंगे? मैं तो दंग रह गया। अविनाश बाबू कह क्या रहे हैं? मैंने कहा, आप जा सकेंगे उस गहराई में, हंगरों के बीच, डुब्बे की पोशाक पहनकर? बेशक जा सकूंगा। अविनाश बाबू चिल्लाकर उछल पड़े। धन का लोभ उनके जैसे मामूली और डरपोक आदमी के मन में इतना साहस ला सकता है, ये मैं सोच नहीं सका था। करता तो क्या, न्यूटन को छोड़कर जाने का मेरे लिए उपाय नहीं था। और फिर बात थी कि धनरत्न है भी या नहीं। क्या ठीक है, मुझे उसका वैसा लोभ भी नहीं। मैंने हामागुरा से कहा, मेरे मित्र आप लोगों के साथ जाएंगे, मैं केबिन में ही रहूँगा। 10 मिनट के अंदर डुब्बे की पोशाक पहनकर तीनों आदमी निकल गए। कुछ ही सेकंड में मैंने उन लोगों को खिड़की की राह उस टूटे जहाज के मलबे की ओर जाते देखा। तीनों एडी चोटी एक ही पोशाक से ढके थे, इसीलिए उन्हें अलग अलग पहचानना कठिन था। लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा हाथ पैर पटक रहे थे वही अविनाश बाबू है, यह सहज ही अंदाज लगाया जा सकता था। और भी 5-1 मिनट के बाद देखा, तीनों माटी पर पहुँचे और नीचे की ओर नज़र गड़ाए मलबे के इधर उधर घूमने लगे। मैंने अविनाश बाबू को एक बार झुककर माटी टटोलते भी देखा। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके लिए मैं कतई तैयार नहीं था। एकाएक अनुभव किया कि पानी में एक भयानक विस्फोट होने के कारण हमारा जहाज़ भयंकर रूप से हिल उठा और उसके साथ उन तीनों ही डुब्बों का शरीर छिटक कर पानी में डूबते उतराते हमारे जहाज़ की ओर चलाया। चारों ओर की मछलियों में भी बदहवासी के लक्षण देखकर समझा कि बहुत ही अस्वाभाविक कुछ हुआ है। दोनों जापानी और ख़ास करके अविनाश बाबू के लिए बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहा था। उसके बाद जब देखा कि तीनों ही किसी तरह से संभल कर जहाज़ की ओर आ रहे हैं तो कुछ निश्चिंत हुआ। हामाकुरा और तानाका अविनाश बाबू को धर पकड़ कर केबिन में आए। उन लोगों ने जब पोशाक बदली तो अविनाश बाबू का उड़ा हुआ चेहरा देखकर उनके मन की हालत को मैंने खूब समझा। वो बिस्तर पर बैठकर हांफते हुए बोले, मेरी जन्म पत्री में लिखा ज़रूर था कि 61 की उम्र में ग्रहदशा है, मगर वह ग्रहदशा ऐसी है ये नहीं जानता था। मेरे पास मेरी ही बनाई हुई एक दवा थी स्नायु को तेज़ करने की। उसे खाकर 5 ही मिनट बाद में अविनाश बाबू बहुत ही कुछ चंगे से हो उठे। उसके बाद जहाज़ भी चलने लगा। कहना फिजूल है, इतने थोड़े समय में धनरत्न की खोज कोई भी नहीं कर पाया, लेकिन उसके लिए अब किसी को अफसोस या चिंता नहीं थी। सबको उस गजब के विस्फोट का ख्याल हो रहा था। मैंने कहा, कोई व्हेल मछली आसपास से चले तो ऐसा आलोडन हो सकता है क्या? तानाका ने हंसकर कहा, हेल अगर पागल होकर पानी में बोल भी खाए तो भी ठीक आसपास के पानी को छोड़कर और कहीं ऐसा आलोडन नहीं हो सकता। अविनाश बाबू ने कहा, भूकंप की तरह जलकंपी होता है क्या? साहब, मुझे तो वैसा ही लगा। असल में आसपास हुआ होता तो शायद कारण समझ में आता। विस्फोट काफ़ी दूर पर ही हुआ था, फिर भी उसकी कैसी धमक। ये आसपास में होता तो चूंकि मजबूत बना है इसीलिए जहाज़ अगर बच भी जाता, लेकिन इन 3 आदमियों की क्या दशा होती ये सोचते भी डर लगता है। जहाज़ चलने के आधे घंटे के बाद ही समुद्र के पानी में विस्फोट के तरह तरह के चिन्ह देखना शुरू किया। असंख्य छोटी मछलियों के सिवाय 7 मरे हंगर भी हमें रोशनी में दिखाई दिए। एक ऑक्टोपस को बेचैनी से तड़प तड़प कर अपनी आंखों के सामने मरते देखा। इसके सिवाय पानी के ऊपर की ओर से असंख्य जेलीफिश, स्टारफिश, ईल तथा अन्य प्रकार की मरी मछलियों को धीरे धीरे नीचे आते देखा। हमारी रोशनी के दायरे में आने से ही दिखाई दे रही थी। मैंने हामाकुरा से कहा, लगता है पानी का ताप बढ़ा है या पानी में कुछ ऐसा मिला है जो मछली और उद्भिदों के लिए घातक है।
अपने यंत्र से पानी का ताप नाप कर तानाका ने कहा। 47 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जितने ताप में जीव जी सकते हैं उससे दुगना। अजीब है, ऐसा कैसे हो गया? इसका एकमात्र कारण यही हो सकता है कि पानी के नीचे कोई ज्वालामुखी था जिसका मुंह अब तक बंद था। आज वह फट गया और उसी से ऐसा हुआ। इसके सिवाय और तो कोई कारण नहीं दिखाई देता। 26 जनवरी रात के 12 बजे शाम से ही हमारी पनडुब्बी का रेडियो चल रहा है। दिल्ली, टोक्यो, लंदन और मॉस्को की खबरें पकड़ी गई। फिलीपाइन के मनीला तट पर, अफ्रीका के केप टाउन के समुद्र तट पर, भारत में कोचीन के समुद्र किनारे पर, रायो डी जेनेरो के समुद्र तट पर और कैलिफोर्निया के मशहूर मैलिबू बीच में लाल मछलियाँ दिखाई पड़ी है। ऐसी खबर है कि कुल मिलाकर 130 आदमियों की जानें इस खूंखार मछली के काटने से गई। सारी दुनिया में तहलका है और वैज्ञानिकों के मन में आखिरी आश्चर्य हो रहा है। बहुतेरे समुद्र विद्या विशारदों ने गवेषणा शुरू कर दी है। जाने कब कहा ये लहू पीने वाली लाल मछलियाँ निकल आए। इस खौफ से समुद्र में नहाना बंद सा हो गया है। यहाँ तक कि जलमार्ग से यातायात बहुत कम हो गया है। यद्यपि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि उस मछली ने नाव या जहाज़ पर चढ़कर किसी आदमी को काटा हो। कहाँ से और कैसे इस अजीब जीव का उद्भव हुआ, यह अभी तक कोई नहीं बता सका। दुनिया में ऐसे आकस्मिक ढंग से किसी प्राणी का आविर्भाव पिछले कई हजार वर्षों में हुआ है, ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इस बीच हम लोग 5 बजे के करीब एक बार पानी के ऊपर उठे थे। हम लोग गोपालपुर से प्रायः 100 मील दक्षिण चले आए हैं। हमारी पनडुब्बी समुद्र तट से 20 गज पानी की ओर रखी गई थी। ज़मीन पर कहीं भी किसी बस्ती पर नज़र नहीं पड़ी। सामने बालू, पीछे झाऊ का जंगल और भी पीछे पहाड़ के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। न्यूटन सहित हम चारों व्यक्तियों ने कुछ देर तक जाकर सूखे पर पायचारी की। विस्फोट के बारे में हम सभी लोग सोच रहे थे। यहाँ तक कि अविनाश बाबू भी अपनी राय देने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार बोले, बाहर से किसी ने लक्ष्य करके बम बम तो नहीं फेंका? अविनाश बाबू जो बहुत बेवकूफ़ी सी कर रहे थे सो नहीं, लेकिन पानी में बम किस लिए? समुद्र के अंदर किसका शत्रु रह रहा है? पानी की मछली और उद्भिदों पर भला किसे इतना आक्रोश होगा? आधे घंटे तक खुली हवा में पायचारी करके हम लोग पनडुब्बी में लौट आए। पानी के अंदर जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचती है वहाँ लाल मछली का सुराग नहीं लगा। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि किनारे से खासी दूर जाकर और भी गहरे पानी में उतरकर खोज करेंगे। बहुतों को पता है कि समुद्र की सबसे ज़्यादा गहराई कितनी तक हो सकती है। प्रशांत महासागर में कहीं कहीं गहराई 6 मील से भी ज़्यादा है, यानी पूरा माउंट एवरेस्ट डूब जाने के बाद भी उसके ऊपर 2000 फुट पानी रहेगा। हम लोग कम से कम 10,000 फुट यानी प्रायः 2 मील नीचे उतरेंगे, ये सोचा। इससे ज़्यादा नीचे उतरने में पानी का जो दबाव होगा उसमें हमें अपनी पनडुब्बी को टिकाए रखना मुश्किल होगा। अभी हम सब 5,000 फुट नीचे चल रहे थे। यहाँ सदा रेत है। दोपहर का सूरज यदि ठीक माथे पर भी रहे तो भी उसकी ज़रा भी रोशनी यहाँ नहीं पहुँचेगी। यहाँ उपदित का नाम भी नहीं, क्योंकि सूरज की रोशनी के बिना वे पैदा ही नहीं हो सकते। लिहाजा प्रवाल, प्लैंकटन इत्यादि की जो शोभा अभी तक हमें घेरे रहती थी, अब उसके दर्शन नहीं मिलते। यहाँ हमें घेरे हुए है पानी में डूबा हुआ परत दर परत पत्थर का पहाड़। हम लोग इन्हीं पहाड़ों के पास से चल रहे थे। नीचे सतह पर बालू और पत्थर के चूरे, और उन पर या तो स्थिर बैठे हैं या चल फिर रहे हैं केकड़ा या घोंगा जातीय जीव। पहाड़ों पर क्लैम किस्म के घोंगे गोईठे की भांति अटके थे। एक तरह का खौफनाक केकड़ा था। वे रन पार जैसे लंबे लंबे पाँव बढ़ाकर माटी पर चल रहे थे। इन जीवों में से कोई भी उपदित पर जीने वाले नहीं हैं। ये या तो आपस में ही एक दूसरे को खा जाते हैं, या जब दूसरा कोई समुद्री जीव मरकर नीचे आता है तो उसे खाते हैं। जो ऐसा करते हैं उन्हें समुद्री गिद्ध कहे तो बहुत बड़ी भूल न होगी। ताना का अभी जहाज़ चला रहा था। इससे पहले दोनों ही जापानियों को खुश मिजाज देखा था। अभी दोनों गंभीर थे। सर्च लाइट हर घड़ी जल ही रही थी। एक बार बुझाई गई थी, लगा जैसे अंधकंप में है। लेकिन बत्ती बुझाने से एक बात होती है, अंधेरे में चलना फिरना पड़ता है।
इसीलिए शायद किसी किसी मछली के बदन से रोशनी निकलती है। उनमें से किसी किसी का रंग बड़ा बेहतरीन होता है। ये रोशनी बिल्कुल नियॉन लाइट जैसी है। एक मछली का नाम ही नियन है। जहाज़ की रोशनी बुझने पर ऐसी दो एक मछलियों को पानी में प्रकाश की रेखा खींचते हुए चलते देखा गया। इस गहरे पानी के जितने भी जीव हैं, उनके बदन के रंग की कोई बहार नहीं होती। ज़्यादातर या तो सफ़ेद होते हैं या काले। अविनाश बाबू ने कहा, सारी दुनिया पर मौत की छाया सी पड़ रही है। लगता है ना? बात उचित है। शहर, सभ्यता, राह बाट, घर द्वार, लोकजन, इन सबों से लाख मील दूर और लाख साल पहले की किसी आदिम विभीषिका भरे जगत में आ निकले हैं हम। ताज्जुब की बात यही है कि यह जगत दरअसल हमारा समसामयिक है और यहाँ भी जन्म है, मृत्यु है, खाना है, सोना है, संग्राम है, समस्या है। लेकिन वो सब आदिम किस्म का ही, जैसा सच ही लाख साल पहले था। जाने क्या कुछ देखकर ताना का चिल्ला पड़ा। लिखना बंद किया। 11,000 फुट नीचे से हम फिर ऊपर आने लगे। हमारा अभियान समाप्त हुआ। हम सभी अभी तक बड़ी मायूसी की हालत में हैं। इस हालत से निकलने और मन के विस्मय को दूर होने में काफ़ी कुछ समय लगेगा। मेरी नारवा ईटा गोली ने अच्छा काम किया। मैं बैठकर अभी जो लिख पा रहा हूँ वह भी उस गोली की ही बदौलत। इसके पहले दिन की डायरी के अंत की ओर मैंने लिखा था, खिड़की से जाने क्या देखकर तो ताना का चिल्ला उठा था। उस चीख को सुनकर हम सभी खिड़की पर प्रायः जाल उड़ गए। जापानी भाषा में तानाका ने क्या कुछ कहा, जिसे सुनकर हामाकुरा ने सर्च लाइट को बुझा दिया। सर्च लाइट के बुझते ही एक गजब का दृश्य हमें दिखाई दिया। पहले लिख ही चुका हूँ। हमारे चारों ओर समुद्र के नीचे पहाड़ ही पहाड़ फैले थे। ऐसे दो पहाड़ों के बीच काफ़ी कुछ दूर पर समुद्र के नीचे दूरी का निश्चय करना कठिन है। हमने अग्निकुंड सा चलते देखा। वह रोशनी आग की लपटों जैसी चंचल थी और उसका रंग उन लाल मछलियों जैसा ही था। तानाका ने पनडुब्बी के स्टीयरिंग को घुमाया। हम समझ गए कि हम लोग उसी ओर ले जाए जा रहे हैं। अब सर्च लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं थी। वही रोशनी हमें रास्ता दिखाने लगी। इसके सिवा हम अपनी मौजूदगी जितना कम जाहिर होने दे, शायद उतना ही अच्छा रहे। मेरी आस्तीन को पकड़कर अविनाश बाबू ने दबे गले से कहा, मिल्टन के पैराडाइज लास्ट की याद है? उसमें नरक का जो वर्णन है, ये तो बहुत कुछ वैसा ही है। अपना बाइनोकुलर निकालकर हामाकुरा की ओर बढ़ाते हुए मैंने कहा, देखिएगा। वो बोला, यू रुक। बाइनोकुलर आंखों में लगाते ही आग का वह कुंड नज़दीक आ गया। देखा, वो आग नहीं, मछलियों का मेला है। हजारों हजार लाल मछलियाँ वहाँ गोलाई में घूम रही है, चक्कर काट रही थी, नीचे ऊपर आ जा रही थी। उनका रंग लाल है ऐसा कहना गलत होगा। दरअसल उनके बदन से एक लाल आभा छिटक रही थी, इसीलिए वह सब दूर से देखने में आग के कुंड सा लग रही थी। पहले इस दृश्य का बहुत सा भाग पहाड़ के अंदर घुसा हुआ था। हमारी पनडुब्बी जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, लाल मछलियों का वह जगत वैसे ही साफ दिखाई देने लगा। ठीक 10 मिनट चलने के बाद हम लोग पहाड़ों से बाहर एक बारगी खुली जगह में पहुंच गए। मछलियों की भीड़ अभी भी हम लोगों की 20-25 गज के फासले पर थी, लेकिन अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारी निगाहों के सामने कोई रुकावट नहीं थी। और ये भी लग रहा था कि इस अनोखे और अलौकिक दृश्य को ज़रा दूर से ही देखा जाए। मछलियों की गिनती करने की ताकत नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं। एक से दूसरी का कोई फ़र्क नहीं था, लिहाजा उनमें से किसी एक का वर्णन करने से ही काम चल जाएगा। मछली कहने से हम आमतौर से जिस चीज़ को समझते हैं, ये ठीक वह चीज़ नहीं। इनके कंधे के दोनों ओर डैने की जगह जो चीज़ है, उनसे आदमी के हाथों की समानता है और ये उनसे हाथों का ही काम ले रही है। पूँछ के 2 हिस्से ज़रूर हो गए हैं, लेकिन बट कर वह पूँछ नहीं रह गई, वह 2 पाँव सी बन गई है। सबसे अचरज की बात ये थी कि इनकी आंखें मछलियों जैसी खुली नहीं रहती, इनमें आदमी की आंखों की तरह पलकें गिरती है। इनकी हलचल का भी एक अंदाज़ लगाया जा सकता है। वो फिर बताता है, उससे पहले ये कहना कि ये आपस में जो व्यवहार कर रही है, उससे ये साफ धारणा होती है कि ये बात करती है या इनमें परस्पर कम से कम भावों का आदान प्रदान चलता है। हाथ हिलाकर, सिर हिलाकर वो सब जैसा कर रही थी वैसा और कोई जलचर जीव कभी करता है, यह मुझे नहीं मालूम। तानाका और हामाकुरा भी इस बात में मुझसे सहमत हुए।
इनकी सारी हरकतें जिस चीज़ को घेर कर हो रही थी वो एक अजीब सी गोलाकार चीज़ थी। वह गोलक आकार में हमारे जहाज़ का लगभग आधा होगा। वह किसी चीज़ का बना है, समझना कठिन है, गर्चे इसमें संदेह नहीं कि वह धातु का बना है। वह गोलक समुद्र की माटी पर 3 साफ और तिरछी खूंटियों पर खड़ा था। एक चीज़ गौर करने की थी, वहाँ उन मछलियों के सिवा दूसरे किसी जीवित जीव का नाम भी नहीं था। जो था वह था मछलियों की भीड़ से कुछ दूर पर पहाड़ जैसा एक कंकाल। समझने में दिक्कत नहीं हुई कि वह कंकाल एक व्हेल मछली का था। इस विशाल मछली की ऐसी गत कैसे हुई? उस सवाल का एक ही जवाब दिमाग में आता है, बित्ता भर की इन मछलियों ने ही उस व्हेल को खा लिया है। उन लाल मछलियों के पीछे जो पहाड़ था उसके चेहरे में भी एक आश्चर्यजनक विशेषता थी। अन्य पहाड़ों की तरह यह उबड़ खाबड़ नहीं था। बड़ी कारीगरी के साथ एक ही साथ उसे सुंदर और रहने योग्य बनाया गया था। उस पर कतार से एक के बाद दूसरी सुरंगें काटी गई थी जो पहाड़ के अंदर चली गई थी। उन सुरंगों के अंदर अंधेरा नहीं, सब में रोशनी का इंतज़ाम था। यह रोशनी लाल थी, यानी यहाँ का सब लाल ही लाल। ये सब देखते देखते मेरे दिमाग के अंदर न जाने कैसा तो होने लगा। आंखें चौंधिया ज़रूर गई थी, पर दिमाग का यह हाल उसकी वजह से नहीं था। मन में एकाएक अजीब धारणा पैदा हो जाने का ही यह नतीजा था। यह अगर पृथ्वी के जीव न हो, यदि ये किसी और ग्रह से दुनिया में आए हो, शायद हो कि अपने ग्रह में वे अब अंट नहीं पा रहे हैं, इसलिए धरती पर बसने के लिए आए हैं। हामाकुरा से यह बात कही तो वो बोल उठा, वंडरफुल वंडरफुल। मुझे खुद भी ये ख्याल वंडरफुल लगा था। यही नहीं, ये मुमकिन भी है। यह जीव धरती पर नहीं पैदा हो सकते। होते तो ये अब तक आदमियों के लिए अजाने नहीं रहते। कारण खास करके ये तो सिर्फ पानी में ही नहीं रहते, ये अभयचर है। ये सूखे पर जाकर आदमियों को मार सकते हैं, सूखे में चलकर पानी में आ सकते हैं। हामाकुरा अचानक बोल उठा, ये सब मुंह से कोई आवाज़ कर रही है या नहीं, और उस आवाज़ के कोई मायने हैं या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। सोस सीटी बजाता है, ये शायद आपको मालूम है। उस सीटी को रिकॉर्ड करके ये जाना गया कि वह एक भाषा है। वे आपस में बातें करते हैं, मन के भाव को जाहिर करते हैं। ये भी शायद वही कर रही हो। ये कहकर हामाकुरा ने केबिन की दीवार का एक छोटा सा दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर से हेडफोन जैसा कुछ निकाल कर अपने कान में डाला। उसके बाद टेबल पर बहुत से बटनों में से 2-1 को इधर उधर करते ही उसके चेहरे पर आश्चर्य और उमंग का भाव फूट पड़ा। उसके बाद हेडफोन खोलकर मुझे देते हुए उसने कहा, सुनिए। उसे कान में लगाते ही तरह तरह की अजीब आवाज़ सुनने को मिली। उनमें से एक विशेष शब्द बार बार हो रहा था, क्ली 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 क्ली। ये सिर्फ शब्द है कि मायने भी है? देखा, इसी बीच अविनाश बाबू मेरे लिंगुआग्राफ को निकालकर मेरी ओर बढ़ाए बैठे हैं। ऐसी अक्ल से तो वो सहज ही मेरे सहायक बन सकते हैं। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसी शब्द का भी कोई अर्थ मेरे यंत्र में नहीं लिखा गया। मेरा यंत्र खराब नहीं हुआ था। जापानी भाषा के तो धड़ाधड़ अनुवाद होते जा रहे थे। तो क्या हुआ? हामाकुरा ने कहा, इसका मतलब एकमात्र यही हो सकता है कि वे जो बोल रही है उनका प्रतिशब्द हमारी भाषा में नहीं है, यानी उनकी भाषा और उनके भाव दोनों ही आदमी से जुदा है। इससे और भी ज़्यादा ये लगता है कि ये दूसरे ग्रह के जीव है। यंत्र को रख दिया। वे क्या बोल रही है ये जानने से वे क्या कर रही है ये देखना अच्छा है। इन मछलियों की नज़र शायद उतनी पैनी नहीं होती, क्योंकि हमारे जहाज़ को वे अभी तक देख नहीं सकी थी। यही बात है, या कि किसी कारण से उनमें ऐसी एक हलचल हुई कि उन्हें इसका ख्याल ही नहीं कि उनके आसपास क्या है क्या नहीं है। बिना किसी वजह के किसी जीव में ऐसी हलचल हो सकती है, ये विश्वास नहीं होता। ये सोचते ही मैंने उन मछलियों में एक परिवर्तन देखा। अचानक वे 2 दलों में बट गई। उसके बाद दोनों दल 2 ओर जाकर उस गोलक को जैसे धक्का मार कर हटाने की कोशिश करने लगा। फिर देखा, उन्होंने गोलक को चारों ओर से घेर लिया और उसे ठेलने लगी। ऐसा उन्होंने कोई 5 मिनट तक किया। उसके बाद ही मैंने एक मार्मिक घटना घटते देखी। दल में से एक एक मछली छटपट करती हुई बेजान सी होकर माटी पर गिरने लगी।
एकाएक कोई जैसे उनकी प्राण शक्ति का हरण कर ले रहा था। वो थकावट है या बीमारी या कुछ और? ज़रा सोचते ही सारी बात बिजली सी मेरे दिमाग में चमक गई। ये उभयचय प्राणी किसी दूसरे ग्रह से यहाँ बसने के लिए आए हैं। यहाँ पानी का हिस्सा ज़्यादा है, इसीलिए ये पानी में ही उतरे हैं, या शायद हो कि पानी में ही रहने के लिए आए हैं। उसके बाद या तो पानी का ताप या पानी की कोई गैस या वैसी ही किसी चीज़ की कमी या अधिकता ने उनके जीने की राह में बाधा खड़ी की है। इसीलिए इनमें से कुछ सूखे में यह देखने गए थे कि वहाँ रहा जा सकता है या नहीं। सूखे में इन्होंने आदमी को देखा। हो सकता है इन्होंने आदमी को शत्रु समझा हो, इसीलिए कुछ को काट कर या कांटा गड़ाकर मार डाला। उसके बाद पानी में आकर उन्होंने समझा धरती पर रहने से वे ज़्यादा दिन जी नहीं सकेंगे। बहुत संभव है वे उस लाल गोलक से ही आए हो और उसी में लौट जाना चाहते हैं। बदकिस्मती से वह गोलक माटी में इस कदर धंस उठने लगा। विस्फोट के चलते पानी के दबाव ने हमारे जहाज़ को धक्का दिया और उस धक्के से जहाज़ फुटबॉल की तरह छिटक कर पीछे के पहाड़ से जा लगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो समझा न्यूटन मेरा कान चाट रहा है। केबिन के फर्श से उठा तो कंधे पर एक दर्द महसूस किया। देखा हामाकुरा तानाका के सिर पर पट्टी बांध रहा है। अविनाश बाबू छिटक कर एक बिछावन पर जा गिरे थे। इसी से शायद उन्हें वैसी चोट नहीं लगी। लगा वो मज़े में ही सो रहे हैं। कंधे पर हल्का सा दबाव डालते ही धड़कड़ा कर उठ बैठे और आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, एक्सरे में क्या निकला? मैं समझ गया। सपने में वो देख रहे थे कि उनकी हड्डी वड्डी टूट गई है। जहाज़ ऊपर की ओर उठ रहा था। कारीगरी में जापानियों की गजब की बहादुरी है। इतने बड़े एक धक्के से जहाज़ को कोई नुकसान नहीं हुआ। बाहर शायद कुछ हुआ हो, पर वह उतना खतरनाक ज़रूर नहीं है। भीतर सिर्फ प्लास्टिक का एक गिलास उल्टा था, जिससे मेरे बिस्तर पर थोड़ा सा पानी गिर गया था, बस। हामाकुरा ने कहा, हम लोगों ने पहली बार जिस धक्के का अनुभव किया था वो शायद एक दूसरे गोलक का विस्फोट था। मैंने कहा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। मुझे लगता है ये सबके सब एक ही साथ जहाँ से आई थी वही लौटी जा रही है। ये सब किस ग्रह से आई थी इसका कभी पता भी चलेगा? शायद नहीं, लेकिन दूसरे ग्रह की ये लाल मछलियाँ विज्ञान में कितना आगे बढ़ गई है ये सोचकर आश्चर्य होता है। तानाका ने इन मछलियों की बहुत सी तस्वीरें ली थी। मैं जब बेहोश पड़ा था उस समय जहाज़ को खोलने से पहले हामाकुरा बाहर निकलकर 2 मरी मछलियों का नमूना ले आया था। बात दरअसल यह कि हमारा यह अभियान नाकामयाब नहीं रहा। अविनाश बाबू की ओर ताक कर देखा। वो अनमने से खिड़की से बाहर देखते हुए गुनगुन करके गा रहे हैं। मैंने कहा, समुद्र के अंदर का यह अभियान आपके लिए बड़ा मज़ेदार रहा लगता है। अविनाश बाबू ने कहा, मछली जैसी मज़ेदार चीज़ है। मछली की दुनिया वैसी मज़ेदार होगी तो क्या आश्चर्य है। मुझे तो लग रहा है मेरे ज्ञान का भंडार और भी बहुत भर गया। आप सोच रहे हैं ज्ञान और मैं सोच रहा हूँ जेब। वह क्या? मैंने अवाक होकर अविनाश बाबू की ओर देखा। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक जमा हुआ ढेला सा निकालकर मेरे हाथ में दिया। उसे रोशनी में अच्छी तरह से जो देखा तो मेरी आंखें कपाल पर चढ़ गई। उस ढेले में अरबी हरूफों की मुहर लगी हुई मुग़ल ज़माने की कोई 10 अशरफियाँ थी, सोने की। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।